हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका जीएस हंट पे। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं पॉलिटी का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। ऑलरेडी आप इस टॉपिक से परिचित भी होंगे क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 3 कृषि बिल नहीं बल्कि एक्ट को वापस ले लिया है, यानी कानून को वापस ले लिया है, रिपील कर लिया है। तो ये एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी तो रिपील किया नहीं है, वही तो हमें समझना है। इन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया कि हम इसको वापस लेंगे। तो ये एक लंबे समय से जो है कि प्रदर्शन चल रहा था इंडिया के अंदर। जो भी हमारे फार्मर थे ये लोग रोड पे थे और लगातार जो है कि डिमांड कर रहे थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि इस चीज को वापस ले लिया जाए। लेकिन गवर्नमेंट जब भी कोई कानून बनाती है तो उसका भी अपना एक टारगेट होता है और उसका उद्देश्य होता है। उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ही वो कानून को बनाती है जब जरूरत महसूस होती है। तो हम यहाँ पे यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये कानून कैसे बनता है और फिर यदि इन्होंने जो है कि वापस करने की घोषणा की है तो इसको किस तरीके से हम वापस कर सकते हैं। क्या इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसा आर्टिकल है जो आपको अलाउड करता है कि हाँ, यदि किसी कानून को बना दिया गया है, राष्ट्रपति की सिग्नेचर मिल गई है, तो हम उसको जो है कि वापस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इन्हीं सारे पॉइंट्स को हम समझने की कोशिश करेंगे। वैसे भी अगर आप देखेंगे कि इस बिल को लेकर के जबरदस्त जो है कि आपका पॉलिटिक्स हो रही है, तो हम पॉलिटिक्स पे नहीं उतना ज्यादा डिस्कशन करने वाले हैं। हम पॉलिटिक्स को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे कानून बनता है और फिर उसके बाद किस तरीके से कानून वापस हो जाता है या फिर कोई कानून किस तरीके से समाप्त कर दिया जा सकता है, किसके पास इसकी अथॉरिटी, किसके पास पावर है। तो ये चीजें हमें समझने की जरूरत है। अगर आप यहाँ पे बात करेंगे तो सबसे पहले तो आपके दिमाग में यही आ रहा होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार ये कानून बनाई क्यों थी और इसका विरोध क्यों हो रहा है। तो 2 पॉइंट पे आपको डिस्कशन करना बहुत जरूरी है। वैसे मैं जानता हूं कि आप ऑलरेडी इसके बारे में अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे कि इस कानून में क्या कमी थी और क्या अच्छाई थी, क्यों इसका जो कि विरोध हो रहा था, गवर्नमेंट क्यों लाना चाह रही थी। तो मैं सीधा सा आपको एक पॉइंट बताना चाहूंगा यहाँ पे गवर्नमेंट इसको लाई क्यों थी। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी कोई हमारी एग्जिस्टिंग सिस्टम होता है, यानी कोई भी हमारी पुरानी पद्धति चली आ रही होती है, उसमें जो कमी होती है उस कमी के सुधार के लिए ही कानून वगैरह बनाए जाते हैं ताकि उसमें हम क्या कर सके, सुधार कर सके। एग्रीकल्चर सेक्टर में यदि आप बात करेंगे तो लंबे समय से बहुत सब सारी ऐसी चीजें पड़ी हुई है जिसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ही अच्छा रिफॉर्म नहीं हुआ। उस रिफॉर्म को करने के लिए गवर्नमेंट ने इस बिल को इंट्रोड्यूस किया और उसके बाद इसको एक्ट का रूप दिया ताकि एग्रीकल्चर सेक्टर में अच्छा खासा किया जा सके, इंप्रूवमेंट किया जा सके। इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, 2 फैक्ट यहां समझने की जरूरत है। एक आपको समझना ये है, ये एक टारगेट उनका है 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करना, डबलिंग इनकम ऑफ फार्मर करने की एक टारगेट इन्होंने सेट करके रखी कि हमें क्या करना है, किसानों की आय को दोगुना करना। दूसरा पॉइंट यहाँ पे समझने की जरूरत है कि अपने भारत में नियर अबाउट आप कह सकते हैं 80 प्लस, है ना, 80 प्लस ऐसे किसान हैं जिनके पास जो है कि बहुत छोटी जोत है, बहुत कम जगहों पे वो क्या करते हैं, खेती करते हैं। तो इनका अपलिफ्टमेंट करना चाह रही थी, इनका उत्थान करना चाह रही थी, जिसकी वजह से इसमें कुछ कमियां थी। ये जो 3 कानून है ना, इससे पहले जो आपके सिस्टम थे उन्हीं में जो है कि सुधार करने के लिए 3 कानून को बनाया गया था। तो सबसे पहले तो आप ये समझ गए कि ये जो कानून आया है ये क्यों आया है, यानी ओवरऑल आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो टारगेट रहा है, जो उनके डॉक्यूमेंट हैं जो वो बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे इन्होंने इस टारगेट को देखा कि यहाँ पे जो हमारे 80% किसान हैं जो छोटे जोत वाले हैं, इनकी समस्या है और एक टारगेट हमने सेट करके रखा है कि 2022 तक जो इनकम होगी हम क्या कर देंगे, इसको डबल कर देंगे। ये टारगेट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, इसलिए ये 3 लाख उन्होंने बनाया। अब देखिए इसमें सबसे पहले एकदम ब्रीफ में समझने की कोशिश करते हैं, बहुत लंबा चौड़ा हम यहाँ पे समझने की कोशिश नहीं करेंगे कि वो रिफॉर्म क्या था और फिर उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको जब बना दी तो फिर इसका विरोध क्यों हुआ। 2 स्तर पे विरोध के पॉइंट यहाँ पे आ रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे ये समझने की कोशिश करते हैं तीनों एक्ट में है क्या। सबसे पहले आप ये समझिए कि जो हमारा ये एपीएमसी है ना, इसको हम बोलते हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी। तो एपीएमसी का सिस्टम अपने भारत के अंदर क्या है कि जो ये हमारे फार्मर हैं, जो आपके क्या हैं, किसान हैं, ठीक ना, इन किसान को अपनी प्रोड्यूस जो इसका उत्पादन है, उत्पादन जो इसका है ये कहाँ ले आकर के बेचेंगे। तो इनके लिए जो है कि क्या होना चाहिए, एक मार्केट होना चाहिए।
तो ये मार्केट वो जो है उपलब्ध कराता है, ये कराता है एपीएमसी। अब देखिए एग्जिस्टिंग सिस्टम जो वर्तमान में चल रहा है, यानी इस एक्ट से पहले का सिस्टम क्या था, एपीएमसी यानी ओवरऑल कह सकते हैं कि ये है आपकी एक मंडी, इसको आप कह सकते हैं जिला की मंडी। हर जिले में नियर अबाउट आप कह सकते हैं कि एक एपीएमसी होती है। तो किसान के पास इस बात का ऑप्शन था कि वो अपने उपज को क्या करेंगे, यहां पे ला करके बेचेंगे, दूसरी जगहों पे जाकर के बेचना इनको अलाउड नहीं था। यहां एपीएमसी में कुछ रजिस्टर्ड लोग होते थे जिनके पास लाइसेंस होता था, वही एलिजिबल होते थे खरीदने के लिए। ये एग्जिस्टिंग सिस्टम था। एकदम ब्रीफ में मैं आपको बता रहा हूं एपीएमसी के बारे में कि ये एक जिले की मंडी होती थी। जिले का जो आपका किसान है यहीं पे जाकर के वो अपना क्या कर सकता था, अपनी प्रोडक्शन को यानी अपने उत्पाद को क्या कर सकता था, इसको बेच सकता था, यहीं पे बेच सकता था। अब इसमें आपका गवर्नमेंट ने क्या सुधार किया, सुधार वाले पॉइंट पे अगर बात करेंगे तो इन्होंने ये कहा कि हम ये चाह रहे हैं कि ये एपीएमसी के दायरे को बढ़ाया जाए, यानी इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट वाला कॉन्सेप्ट यहां पे दिया कि आप एक एपीएमसी से दूसरी एपीएमसी में एक ही राज्य के अंदर जहां चाहे वहां बेच सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में यदि जाकर के बेचना चाह रहे हैं तब भी बेच सकते हैं। यानी ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि इसमें इन्होंने एपीएमसी के दायरे को बढ़ा दिया, और इसलिए बढ़ा दिया क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ी समस्या थी कि एपीएमसी में जिनको लाइसेंस प्राप्त हुआ करते थे इनके साथ छेड़छाड़ करते थे। जो छोटे किसान होते थे उनसे जो है कि ये खरीदते थे और उसके बाद इनको जो है कि सही दाम उपलब्ध नहीं करा पाते थे। तो एक बिचौलियों का जो कॉन्सेप्ट था, है ना, उसको समाप्त करने का टारगेट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कि हम इस चीज को समाप्त करना चाह रहे हैं। अब उसके बाद इन्होंने ये जब कह दी कि एपीएमसी के दायरे को बढ़ाना है कि आप एक एपीएमसी से दूसरी एपीएमसी में जा सकते हैं, यदि आप दूसरे स्टेट की एपीएमसी में जाना चाहे तो वहां पे भी आप जा सकते हैं। ये पॉइंट्स हो गए। एक पॉइंट और इसमें ऐड किया इस बिल में, उन्होंने कहा कि इसमें प्राइवेट प्लेयर भी होंगे। प्राइवेट प्लेयर का मतलब ये हो गया कि निजी व्यक्ति भी जो है कि इसमें होंगे, यदि वो खरीदना चाहें तो वो भी आपकी उपज खरीद सकते हैं। तो ये चीजें यूं आपका एपीएमसी वाले कॉन्सेप्ट में थी, मिस इस एक्ट में थी। अब किसान इसका विरोध क्यों कर रहे हैं, इसका विरोध इसलिए कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि एपीएमसी की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी, फिर उसके बाद ये प्राइवेट प्लेयर आ जाएंगे और फिर उसके बाद मनमानी करेंगे। अब देखिए ये किस तरीके से इसकी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी। इसका एग्जांपल वो बिहार का देते हैं, ठीक ना। बिहार के अंदर एपीएमसी जो है कि खत्म कर दी गई है। एपीएमसी यानी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केटिंग कमेटी जो है कि बिहार के अंदर खरीदने समाप्त कर दी गई है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज इस तरीके से उत्तर के देते हैं कि ये वाली जो एपीएमसी है स्पेशली किसके द्वारा रेगुलेट होती है, कि राज्य सरकार के द्वारा बनाई जाती है और राज्य सरकार के द्वारा ही क्या की जाती है, रेगुलेट की जाती है। और इसमें कुछ टैक्स भी लिए जाते हैं। जो लोग यहाँ पे क्रेता विक्रेता होते हैं वो जो है कि टैक्स देते हैं और उसी से इसका रेगुलेशन होता है। अब ये जो प्राइवेट प्लेयर आ जाएंगे और उसके बाद किसान को ये ऑप्शन हो जाएगा कि वो अदर एपीएमसी में जा सकते हैं और स्टेट के आउट भी जाकर के बेच सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे लोग नहीं आएंगे, फिर इसकी इंपॉर्टेंस धीरे धीरे क्या होगी, खत्म होगी। और जब खत्म होगी तो एक तर्क होगा स्टेट गवर्नमेंट को कि भाई इस पे से कुछ मिल नहीं रहा, तो इसको समाप्त कर देंगे और ये लोग जो है कि हावी हो जाएंगे। ठीक, तो ओवरऑल आप इसमें आप सोच सकते हैं कि गवर्नमेंट का क्या बेनिफिट होने वाला था और उसके बाद जो कि किसान का क्या बेनिफिट होना था। तो इस तरीके से दोनों लोग अपना अपना आर्गुमेंट दे रहे हैं, इसकी वजह से लगातार किसान इसका विरोध कर रहे हैं। एपीएमसी से संबंधित पॉइंट की इसमें कुछ अपना जो है कि एपीएमसी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पॉइंट हैं और कुछ कह सकते हैं कि किसानों से संबंधित विवाद है। किसान कुछ और कह रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपना कुछ और तर्क दे रही है। अब उसके बाद हमारा जो है कि दूसरा एक एक्ट आता है, इसमें उन्होंने क्या किया, ये है हमारा इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है ना। इसमें थोड़ा सा परिवर्तन ये किया गया कि हमारे पास जो इसेंशियल एक्ट है इसमें ये रखा गया कि कोई भी ऐसी चीज जो बहुत ही महत्वपूर्ण की है उस चीज को आप स्टोर करके नहीं रख सकते। अगर आप स्टोर नहीं करेंगे तो वो क्या होगा कि उसकी सप्लाई बरकरार रहेगी, कोई मार्केट में दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इस एक्ट में क्या कहा गया है, इस एक्ट में ये कहा गया है कि कुछ इसेंशियल वस्तुओं को क्या किया जा सकता है, कमोडिटीज को क्या किया जा सकता है। इसमें ये क्या किया जा सकता है कि आप उसको स्टोर करके रख सकते हैं, इसको आप स्टोर करके रख सकते हैं। अब देखिए गवर्नमेंट का क्या टारगेट है, गवर्नमेंट का टारगेट ये है कि ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ानी है। क्योंकि इंडिया के अंदर अगर आप देखेंगे जो एमएसपी है, अगर आप इसकी बात करें तो हमारे पास जो है कि 23 एमएसपी जो है कि सेट की जाती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक, ये चीजें 23 पे सपोर्ट की जाती है रबी के लिए और उसके बाद खरीफ के लिए।
लेकिन इन 2300 की खरीद हो नहीं पाती है। उसके पीछे का रीजन ये होता है कि हमारे पास क्या है, कैपेसिटी नहीं है, रखने की कैपेसिटी नहीं है। यानी अगर आप बात करेंगे हमारे इंडिया में कौन खरीदने का काम करता है, तो FCI यानी आपके पास फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो क्या कर सके, स्टोर करके रख सके। इसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि जो किसान होते हैं उन किसान को क्या करना पड़ता है, ले आकर के मार्केट में कम दाम पर बेचना पड़ता है। तो जब ये कैपेसिटी जो है कि बना दी जाएगी इनके द्वारा, मे भी हो सकता है कि ये प्राइवेट प्लेयर हो, ठीक ना, तो अगर ये कैपेसिटी बना दी जा रही है इनके द्वारा तो किसान से वो खरीदेंगे और खरीद करके जो है कि वो क्या करेंगे, स्टोर करके रखेंगे। तो एक कैपेसिटी जो है कि हमारी भंडारण की क्या हो जाएगी, बनी रहेगी। तो इससे होगा क्या कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास कैपेसिटी है, स्टोरेज की कैपेसिटी अच्छी खाती है, तो ये जो आपका कभी कभी आपने सुना होगा ना कि टमाटर के दाम 1 रुपए में हो गए, प्याज के दाम 1 रुपए में हो गए, तो इस तरीके की जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है किसानों के साथ, ये नहीं होती। वो अपने स्टोर करके रखेंगे और उसके बाद जो है कि टाइम टू टाइम उसको जो है कि मार्केट में सप्लाई करेंगे। अब इसमें देखिए ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अपना प्लान था कि हम चाह रहे हैं कि कैपेसिटी बढ़ जाए और वो ये करना चाह रहे हैं, और इसमें इन्होंने मेंशन किया इस एक्ट में। लेकिन देखिए इसमें जो आपका किसान है, ये किसान का क्या मतलब कि आर्गुमेंट है, ये क्यों इसका विरोध करे। वो ये कह रहे हैं कि ये क्या करेंगे कि अपनी बड़ी बड़ी जो है कि स्टोरेज कैपेसिटी बनाएंगे, यानी अपना जो है कि क्या बनाएंगे, स्टोरेज हाउस बनाएंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, कम दाम पे क्या करेंगे, इनको जो है कि खरीदेंगे, यानी उनकी उपज को, उनके प्रोडक्शन को खरीदेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे कि अपना यहाँ स्टोर करके रख लेंगे। और जब मार्केट में प्राइस बढ़ेगी तो उस बढ़ी हुई प्राइस पे जो है कि वो रिलीज करेंगे, यानी सप्लाई करेंगे, यानी वो कम दाम पे खरीदेंगे। इसका बेनिफिट किसानों को नहीं मिलेगा, इसका किसान बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। जो प्रोडक्शन करने वाली यूनिट है उनको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि उनके पास तो कैपेसिटी है नहीं। तो जब कैपेसिटी नहीं है तो फिर वो कहां लेकर के जाएंगे, जो प्राइवेट प्लेयर होंगे उनको बेचेंगे। अब बेचने के बाद क्या करेंगे कि उनको देंगे तो वो ले आकर के अपना क्या करेंगे, उसमें यानी आपकी जो स्टोरेज क्षमता उन्होंने डेवलप की है, बनाई है, उसमें ले आकर के इसको रखेंगे। तो इससे क्या होगा कि जो प्राइवेट प्लेयर होगा उसी को क्या होगा, बेनिफिट होगा। तो ये आर्गुमेंट है किसान का, इसलिए इस एक्ट का भी वो विरोध कर रहे हैं कि ये भी सही नहीं है, ये प्राइवेटाइजेशन की ओर मूव कर रहा है, प्राइवेटाइजेशन की ओर लेकर के जा रहे हैं। फिर उसके बाद एक पॉइंट इसमें अगर आप देखेंगे है ना, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। अब देखिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होता है क्या, इसको बहुत शॉर्ट फॉर्म में आप समझने की कोशिश कीजिए। इसके नाम से ही स्पष्ट है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब क्या होता है। ऐसे समझिए, ये ए नाम का व्यक्ति है और ये बी नाम का व्यक्ति है। मान लीजिए कि ये आपका ए नाम का जो व्यक्ति है ये क्या है, किसान है, ठीक ना, ये आपका किसान है। और ये जो बी नाम का व्यक्ति है, मान लीजिए कि ये टाटा से रिलेटेड आपका कोई व्यक्ति है, टाटा इंडस्ट्री कह लेते हैं अपने भारत के अंदर एक कंपनी। अगर मान लीजिए कि ये बिस्किट बना रही है, क्या बना रही है, बिस्किट बना रही है। बिस्किट बनाने के लिए क्या चाहिए, गेहूं चाहिए, ठीक ना, आपका क्या चाहिए, गेहूं चाहिए। तो इन दोनों में आपका क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। यानी कुल मिला करके आप कह सकते हैं कि इसके पास बिस्किट बनाने की टेक्निक है और इसके पास यानी किसान जो है इसको रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करने की टेक्निक है। अब देखिए यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब ये होगा, इन दोनों में आपका क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा कि मुझे इतना गेहूं चाहिए। हम दोनों क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब उसके बाद जो है कि जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये बी व्यक्ति क्या करेगा, इस ए व्यक्ति की जितनी भी फसल होगी वो उसको खरीद लेगा। और ये कॉन्ट्रैक्ट कब होगा, हार्वेस्टिंग से पहले। यानी ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि जो आप किसी भी चीज की बुआई करते हैं उस बुआई से पहले आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अगर मान लीजिए कि आप 1 टन जो है कि गेहूं ले रहे हैं और आपने सेट कर दिया कि 200 रुपये, 2000 रुपए का मैं क्या करूंगा, इस गेहूं को लूंगा, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा इससे पहले। अब देखिए यहाँ पे गवर्नमेंट का क्या टारगेट, वो क्यों इस चीज को लाना चाहिए, वो क्या तर्क दे रही है। वो तर्क ये दे रही है कि अगर मान लीजिए कि आपका बहुत हैवी प्रोडक्शन हुआ, किसानों का हैवी प्रोडक्शन हुआ, तो उनके पास कैपेसिटी नहीं होती है रखने की, वो रख नहीं पाएंगे। हर हाल में उनको क्या करना पड़ेगा कि मार्केट में लेके जाना पड़ेगा। और मार्केट में क्या होगा कि जब हैवी प्रोडक्शन हो जाता है तो उसके बाद क्या हो जाता है कि दाम धीरे धीरे जो है कि आपका गिरने लगता है। क्योंकि जब आप सप्लाई बहुत ज्यादा कर दोगे, तो जब सप्लाई बहुत ज्यादा मार्केट में हो जाती है तो अपने आप ही क्या होता है, दाम गिरने लगता है। तो ये तर्क गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है कि इससे क्या होगा कि जो छोटे किसान हैं उनको बेनिफिट मिलेगा। यानी ओवरऑल आप ये कह सकते हैं ये एक तर्क है किस बात का, प्राइस स्टेबिलिटी का, यानी आपका मूल्य स्थिरता का, कि जो प्राइस में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, उतार चढ़ाव होता है ना, उस चीज को रोकने का ये काम करेगा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। अब देखिए ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का तर्क हो गया, इसलिए वो लाना चाह रही है। किसान का क्या आर्गुमेंट है, क्यों इसका विरोध कर रहे हैं। किसान का आर्गुमेंट ये है कि देखिए ये ए नाम का जो व्यक्ति है गरीब हो सकता है,
वैसे भी इंडिया के अंदर आप फार्मर की स्थिति और कंडीशन को समझ सकते हैं। ये बी नाम का व्यक्ति है, और आप ये कह सकते हैं कि पूंजीपति है, ये पैसे में संपत्ति में ठीक ठाक है। अब देखिए यहाँ एक वीक पॉइंट इसका क्या है इस एक्ट का, इसमें मान लीजिए कि दोनों के बीच में यदि कॉन्टेक्ट हो रहा है, दोनों के बीच में यदि कॉन्टेक्ट हो रहा है तो प्रॉब्लम किस बात की उपलब्ध हो रही है, इसमें गारंटी किसी तरीके की नहीं है। अगर बी ने इसके साथ कॉन्टेक्ट किया तो बी ने किसी भी तरीके की गारंटी इसको दे नहीं रखी है। अगर मान लीजिए कि बी ने इससे कॉन्टेक्ट किया और ए ने जो है कि अच्छे ढंग से प्रोडक्शन नहीं किया, उसकी क्वालिटी सही नहीं रही, हालांकि इसमें यह भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आर्गुमेंट है कि जितनी भी टेक्निकल सहयोग होगी, जितनी भी फाइनेंशियल सहयोग होगी, सब बी के द्वारा प्रोवाइड कराई जाएगी। सिर्फ जो है कि ए नाम का व्यक्ति जो होगा वो अपनी टेक्निक के माध्यम से उसको प्रोडक्शन करेगा। तो ये चीज तो बहुत ही अच्छी है, देखने में तो आपको ठीक ठाक है। ओवरऑल अब ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मिंग का सिस्टम है कि ठीक है, लेकिन यहाँ पे वीक पॉइंट इसका क्या है कि बी व्यक्ति इसको कोई गारंटी नहीं देगा। जब कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा तो अब ये हो सकता है कि आपका उपज लेने से इनकार भी कर सकता है। अब जब विवाद हो जाएगा तो सेटलमेंट के लिए इसमें क्या प्रोविजन किया गया है कि कैसे इसका सेटलमेंट होगा। देखिए एसडीएम को रखा गया है और उसके बाद डीएम को रखा गया है ना। यहाँ पे यदि सॉल्व नहीं हुआ तो आप यहाँ पर लेकर के जाएंगे। अब किसान ये आर्गुमेंट दे रहे हैं कि ये जो व्यक्ति है एसडीएम और डीएम, ये गवर्नमेंट के इंप्लाई होते हैं और ये लोग जो है कि संपत्ति में ठीक ठाक होते हैं, इनके पास पैसे होते हैं, किसान के पास इतने पैसे नहीं होते। तो जब ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा और वो जो है कि लेने से इनकार कर देगा तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हमारे जो है कि चौपट हो जाएगी, इसलिए क्योंकि ये इनके फेवर में डिसीजन दे सकते हैं। तो ये उसकी कमी बता रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो है कि विरोध करने का जो पॉइंट है ये रहा है, ये इसकी कमी रही जिसकी वजह से लगातार इस बात का विरोध कर रहे हैं। तो ये तीन ऐसे पॉइंट हैं, एपीएमसी हो गया, फिर उसके बाद इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो गया। इन तीनों एक्ट में इस तरीके के प्रोविजन थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अपने आर्गुमेंट थे, प्लस आप ये कह सकते हैं कि जो किसान यूनियन है या किसान बंधु हैं इनकी जो है कि अपनी आर्गुमेंट है, वो कुछ और बताते हैं और विरोध करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ और बताती है और उसका विरोध करती है। तो कुल मिला करके ओवरऑल आप कह सकते हैं कि एक कारण जो है कि भारत के अंदर लंबे समय से, एक साल से इन तीनों कानून के अंदर जो कमियां रही हैं उस कमियों की वजह से विरोध का सामना करना पड़ रहा है गवर्नमेंट को। दूसरे स्तर पे अगर मैं आपसे बात करूं कि दूसरे स्तर पे वो कहां विरोध कर रहे हैं, तो ये चीजें हमें समझने की जरूरत है। देखिए एक है हमारे पास संसद, ठीक। अब ये संसद हमारे आर्टिकल 79 में आती है। इसका काम क्या होता है, लॉ का फॉर्मेशन करना। यानी ओवरऑल आप कह सकते हैं कि हमारे इंडिया के अंदर लॉ का फॉर्मेशन कौन बॉडी करती है, तो आप कहेंगे पार्लियामेंट। यानी पार्लियामेंट को लेजिस्लेटर हम बोलते हैं, यानी विधायिका बोलते हैं, विधि बनाने का घर बोलते हैं। अब देखिए इसमें कितने लोग होते हैं, इसमें होते हैं 3 लोग, ठीक ना। इसमें आप कहेंगे लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है और उसके बाद क्या होता है, प्रेसिडेंस होता है। यानी लोकसभा में अगर आप आर्टिकल करेंगे तो 81 में आ जाएगा, 80 में आपका आ जाएगा राज्यसभा, और उसके बाद अगर आप यहां पे बात करेंगे तो ये आपका 52 में राष्ट्रपति हो जाएगा। ये भारतीय संविधान के कुछ आर्टिकल है जहां पे ये कहा गया कि एक राष्ट्रपति होगा, एक राज्यसभा होगी, एक लोकसभा होगी और हमारे पास एक जो है कि पार्लियामेंट होगी। अब ये क्या करते हैं, कानून बनाने का काम करते हैं। देखिए इसका दूसरा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं क्यों इस पॉइंट पे जो है कि विरोध हो रहा है। कैसे कानून बनता है, मान लीजिए कि आपको कोई कानून बनाना है, ठीक ना, तो आप क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कि आप एमपी हैं, है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, आपको कानून बनाना है। जैसे मान लो ये डॉक्टर है, ठीक ना, डॉक्टरों की फीस अलग अलग है, कोई जो है कि 200 रुपये फीस ले रहा है, कोई 1000 रुपये फीस ले रहा है, कोई 3000 रुपये फीस ले रहा है, अलग अलग फीस है। आप ये चाह रहे हो कि ये फीस एक समान कर दी जाए, सभी डॉक्टर क्या करें, एक समान फीस लें, क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर कुछ बड़े लोग हैं, कुछ छोटे लोग हैं, तो ऐसा रहे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, जस्टिस का कॉन्सेप्ट डेवलप होगा। तो ये एमपी क्या करेगा, एक प्रोफार्मा ऐसे तैयार करेगा। अगर गवर्नमेंट का टारगेट है, गवर्नमेंट खुद ही चाह रही है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, एक प्रोफार्मा क्रिएट करेगी, एक मसौदा क्रिएट करेगी, इसमें ये पॉइंट्स लिख दिया जाएगा, ठीक है। तो पहले आपका ये मसौदा तैयार हो गया, समझ में आ गई बात। तो ये मसौदा जैसे ही तैयार हो जाएगा, अब इसको आप क्या करेंगे, अब इसको आप जो हमारी लोकसभा है, जो राज्यसभा है ना, उसमें आप क्या कर सकते हैं, इसको आप प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर मान लीजिए कि आपने ये एक मसौदा तैयार किया, तो इस मसौदे पे जो पॉइंट्स लिखे हुए इसको इसमें प्रस्तुत कर सकते हैं लोकसभा में, या तो आप राज्यसभा में, दोनों में कर सकते हैं। अब इसमें अलग अलग विधेयक होते हैं, अलग अलग बिल होता है, तो उस चीज पे मैं यहाँ पे डिस्कशन नहीं करूंगी क्योंकि बहुत लंबी टॉपिक हो जाएगी।
बस इतना समझ लीजिए कि आप लोकसभा में भी जा सकते हैं और राज्यसभा में भी जा सकते हैं। सेम ऐसा ही होता है जब आपका सदन चल रही होती है तो यहां पे क्या है कि एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग ही जो है कि इस चीज को लेकर के जाएंगे। यदि वो प्रोसीजर आप नहीं अपना पा रहे हैं तो ये जो है कि आपका दिक्कत होती है। एक तो आपका ये कि सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया जा सकता है कि अगर आपने प्रोसीजर फॉलो नहीं की है तो। लेकिन यहाँ पे तो नियर अबाउट आप कह सकते हैं कि प्रोसीजर को फॉलो किया गया है। दूसरे विरोध का पॉइंट जो आपका रहा है ना, वो क्या रहा है कि हमारे यहाँ जब ये सदन है यानी जो संसद है, ये लोकसभा है, ये राज्यसभा है, अगर ये चल रही है तो आप जो है कि इस मसौदे को प्रस्तुत करेंगे। अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर उसको अलाउड करता है तो वो क्या बन जाता है, बिल बन जाता है। बिल के बाद जब वो चीजें जो कि डिस्कशन में आती है और दोनों सदनों से पास हो जाती है तो वो आपका क्या हो जाता है कि राष्ट्रपति के वहां जाता है और राष्ट्रपति क्या करता है, राष्ट्रपति उसको अपनी सिग्नेचर करता है और उसके बाद वो एक्ट बन जाता है। यानी ओवरऑल आप कह सकते हैं ऐसे देखिए, ये आपका मसौदा है। अब तक हमने इसको प्रस्तुत नहीं किया, क्या है ये मसौदा है, ठीक ना। ये आपका जो है कि एक ड्राफ्ट है, इसको हमने अभी प्रस्तुत नहीं किया। जब इसको प्रस्तुत कर दिया तो ये क्या बन गया, बिल बन गया, ठीक ना। ये क्या बन गया, बिल बन गया, यानी विधेयक बन गया, ठीक ना। ये आपका विधेयक हो जाएगा। और जब विधेयक आपका ये भी अलाउड कर दिया जाएगा, यानी प्रिसाइडिंग ऑफिसर यदि लोकसभा में है तो लोकसभा के स्पीकर करेगा, अगर राज्यसभा में है तो राज्यसभा का सभापति करेगा। तो ये अलाउड कर दिया, यहाँ पे ये हमारा क्या हो जाएगा, बिल। और जब दोनों सदनों से ये पास हो जाएगा, यानी बिल दोनों से पास हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। यानी ओवरऑल आप कह सकते हैं कि 3 लोग की इसमें इंपॉर्टेंस होती है। एक तो लोकसभा में, राज्यसभा में पास हो जाए, प्लस प्रेसिडेंट क्या कर सके, उस पर अपनी सिग्नेचर कर दे, तो ये हमारा एक्ट बन जाएगा। और जब ये ग्राउंड लेवल पे आता है तो इसी को हम बोलते हैं लॉ, ठीक ना, ये कानून हो गया। तो कुल मिला करके इस तरीके से प्रोसेस चलती है कि ये आप करते हैं सदन में कानून बनाने के लिए। अब यहाँ पे आपके लिए सवाल इस बात का है कि एक तो आपने इस लेवल पे देखा कि किस तरीके से विरोध किसान करे, दूसरा लेवल आपका ये है इनका तर्क क्या है। जो फार्मर है, किसान है ना, किसान का यहाँ पे अगर आप देखें तर्क क्या है, उनका तर्क ये है कि वो ये कह रहे हैं कि ये जो कानून लेकर के आया गया, हमसे कोई भी जो है कि डायलॉग नहीं किया गया, हमसे कोई जो है कि मीटिंग नहीं की गई कि ये इंपॉर्टेंट है नहीं है, बिना कोई डिस्कशन इसको लाए गए, तो एक विरोध का कारण ये हो जाता है। दूसरा पॉइंट ये है कि जब सदन न चल रही हो, है ना, तो हमारे भारतीय संविधान सभा के लोगों ने एक कॉन्सेप्ट दिया हमारे यहाँ के लोगों को कि आने वाले समय में यदि आपको बहुत जरूरत महसूस हो और सदन न चल रही हो, इमरजेंसी जैसी सिचुएशन में, लोकसभा न चल रही हो, राज्यसभा न चल रही हो, तो आपको कानून बनाना बहुत जरूरी हो जाए, तो आप क्या करोगे। तो उन्होंने कहा कि एक आर्टिकल मेंशन करते हैं 123, उन्होंने कहा कि अध्यादेश के माध्यम से इसको लाया जा सकता है। लेकिन यहां समझने की बात क्या है, समझने की बात यह कि जब बहुत जरूरी हो, जब बहुत जरूरी हो तब जाकर के आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसको लेकर के बहुत ज्यादा जो है कि क्रिटिसाइड भी होते हैं गवर्नमेंट का, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है कि लगातार अध्यादेश के माध्यम से ही जारी की जाती है। तो एक बेस तो ये भी रहा है कि किसान ये कह रहे हैं कि क्यों इसको अध्यादेश के माध्यम से जारी किया गया। जब ये इतना इंपॉर्टेंट था तो इसको जो है कि अच्छे तरीके से डिस्कशन करनी चाहिए थी, इसको सेलेक्ट कमेटी के पास भेजना चाहिए था, इसको ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी के पास भेजना चाहिए था। ये सारी चीजें नहीं हुई और उसको जो है कि आपने पास करा दिया। एक और विरोध का कारण वो बताते हैं कि जब ये राज्यसभा के अंदर गया तो राज्यसभा में इसकी वॉइस वोटिंग करा दी गई, यानी वॉइस वोटिंग का मतलब जो जितनी तेजी से चिल्ला ले। तो कुल मिला करके इस बेस पे भी जो है कि क्या करते हैं, विरोध करते हैं। अब जब आप ये कहेंगे कि इतना विरोध हो रहा है तो क्या आप इसको जो है कि सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करके नील एंड वायलेट करा सकते हैं क्या। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट में तो गया, सुप्रीम कोर्ट ने इस पे स्टे भी लगा दिया, वो कॉन्फ्लिक्ट रहा फंडामेंटल राइट को लेकर के कि किस तरीके से रोड को ब्लॉक किया है तो वो फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, तो उन्होंने स्टे लगा दिया। लेकिन मैं एक ब्रीफ पॉइंट आपको बता दे रहा हूं। ब्रीफ पॉइंट ये है कि अगर कोई कानून है ना नील एंड वायलेट होता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो वो क्या है, वो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि अगर आपने प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया है, अगर आपने प्रक्रिया को नहीं फॉलो किया तो उस बेस पे सुप्रीम कोर्ट उसको नील एंड वायलेट कर सकता है। अगर आपने प्रोसीजर नहीं फॉलो किया तब, अगर आपने फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट में किया है तब, और यदि आपने फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट नहीं, अगर मान लीजिए कि आपका जो बेसिक स्ट्रक्चर है इस बेसिक स्ट्रक्चर्स के अगेंस्ट में किया है, तब भी आपका क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट नील एंड वायलेट कर सकता है। तो ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि इस तरीके से आपका कोई भी कानून क्या हो सकता है, नील एंड वायलेट हो सकता है।
तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये चीजें हो सकती थी, लेकिन ओवरऑल आप कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके का कोई अभी स्टेप लिया नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी की जांच करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ही है, क्योंकि हमारे पास सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। और जब कभी आपका सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को यदि आप देखेंगे, जब कभी किसी भी कानून को लेकर के वहां कॉन्फ्लिक्ट होगा लॉ को लेकर के या फिर जो कि संविधान को लेकर के, तो ये चीजें यहां से होकर के आती है। तो ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि इस तरीके से आपका किसी चीज को नील एंड वायलेट सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, बट उस पर हम बहुत ज्यादा नहीं जाते, वो अलग टॉपिक हो जाएगा। तो अब देखिए कि दो स्तर पे जो है कि गवर्नमेंट ने क्या किया है कि विरोध किया है। दो स्तर, सॉरी, जो किसान है दो स्तर पे इन्होंने क्या किया है, विरोध किया है। अब यहां पे हम समझने की बात ये करते हैं कि ये दो स्तर पे जो विरोध किया गया है, लंबे समय से जो है कि इतनी डिमांड कर रही थी, अब यहां पे आकर के गवर्नमेंट ने इसको वापस लिया है। तो इसके अपने अलग अलग जो है कि लोगों के अपने तर्क हैं, बट वो तो आप समझ सकते हैं कि वो पॉलिटिक्स का टॉपिक है, उस पर हमें जो कि बहुत ज्यादा जाने की जरूरत नहीं। एक पॉइंट ये कहते हैं कि पंजाब में इलेक्शन है इसकी वजह से, या उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है इसकी वजह से वापस ले लिया, बहुत जबरदस्त प्रेशर रहा। एक पॉइंट ये भी बताते हैं कि जो इंटरनल इनसिक्योरिटीज की पॉइंट डेवलप हो रही है पंजाब के अंदर, वो खालिस्तान को लेकर के, तो वो भी बता रहे हैं कि वो भी एक वैलिड पॉइंट है, इसकी वजह से उन्होंने वापस ले लिया। ये सब सारी चीजें हमें बहुत ज्यादा जो है कि तार्किक लग नहीं रही है। बहरहाल हम यहाँ पे ये चीजें अब समझने की कोशिश करते हैं कि अब जो आगे का सिस्टम है वो क्या होना है, किस तरीके से पॉलिटी में हम ये समझने की कोशिश करें कि किस तरीके से जो आपके लॉ है ना, इसको हम रिवील करते हैं। यानी ओवरऑल आप कह सकते हैं कि जो हमारी संसद है, ठीक ना, ये जो हमारी संसद है, इस संसद में जिस प्रकार से आपने किसी कानून को बनाया था, अगर आपने लोकसभा में प्रस्तुत किया, फिर राज्यसभा में गया, फिर उसके बाद प्रेसिडेंसी ने इसमें क्या किया, आपका सिग्नेचर किया, वो एक्ट बना। सेम आप कह सकते हैं कि आर्टिकल 245 था ना, उसका प्रयोग करते हुए सेम प्रोसेस को आप अप्लाई करेंगे। अब देखिए कैसे होगा। अब ये आपका जो सदन होती है उसमें आपके कई सेशन चलते हैं, यानी मानसून सत्र होता है, फिर उसके बाद आपका बजट सत्र होता है, फिर उसके बाद विंटर सेशन होता है, ये सब सारे सेशन आपके चलते रहते हैं। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं इन्होंने कहा कि हम जो विंटर सेशन आने वाला है ना, जो आपका विंटर सेशन है, उस विंटर सेशन में इसको क्या करेंगे, रिवील कर लेंगे, यानी वापस कर लेंगे। अब मान लीजिए कि ये आपका लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था, तो आप सेम वैसे ही करेंगे। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे मैं यही आपसे कहूं, ये आपका मेडिकल काउंसिल एक्ट था, इसको आपने बना दिया था और इसको वापस करना, आप क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, एक विधेयक बनाएंगे, मेडिकल काउंसिल रिवील, है ना, रिपील बिल बनाएंगे, उसके बाद इंट्रोड्यूस करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, जिस प्रोसेस से वो चीजें कंप्लीट हुई थी सेम वैसे ही जो है कि आप इसको सिग्नेचर करा करके वापस ले सकते हैं। तो ये हमारे यहाँ की जो कि प्रोसेस है, संविधान के अंतर्गत इस चीज का प्रोविजन भी किया गया कि अगर इस तरीके की कोई चीजें हैं तो आप इसको क्या कर सकते हैं, वापस ले सकते हैं। तो ओवरऑल आपको समझ में ये नियर अबाउट आपको क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से ये इसका डेवलपमेंट हुआ, किस तरीके से गवर्नमेंट ने इसको समझाने की कोशिश की, उसके बाद जो है कि इन्होंने विरोध किया और उसके बाद एट लास्ट इसको वापस लिया। अब एक सवाल आपके